इस कहानी की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी जोशनिरा की ब्यूटीफुल सी स्ट्रीट से, जहाँ रात में औरतें अपना मनोरंजन कर रही हैं रोमांटिक नॉवेल सुन के, और एक आदमी उन्हें फेमस नॉवेल राइटर मे हवा की फुल ऑफ रोमांस स्टोरी पढ़ के सुना रहा है। औरतों के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो कितना एंजॉय कर रही हैं इन स्टोरीज को। वैसे स्टोरी तो हमारी स्टोरी के फीमेल लीड भी सुनाने का काम करती है, जिसका नाम है हेरंग। हेरंग एक अच्छी नॉवेल फैमिली से बिलोंग करती है, पर उसे नॉवेल्स पढ़ना, स्टोरी टेलिंग करना पसंद है, जिससे उसे नई नई चीजें जानने और सीखने को मिलता है। प्रोफेशन से ज्यादा स्टोरी टेलिंग उसकी हॉबी है, पर हेरंग की सोच और उसकी नॉवेल्स की चॉइस उसके इस काम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी, क्योंकि इस तरह की औरतों को स्टीमी, एरोटिक, रोमांस से भरी नॉवेल सुनने और पढ़ने का शौक है, पर हेरंग का टेस्ट बिल्कुल अलग है। वो वेस्टर्न नॉवेल्स में एक्शन, ट्रेजेडी, एडवेंचर, साइंस ऐसी स्टोरीज को चुनती थी, जिसे सुनने वाले उसे धक्के मार के निकाल देते थे और पेमेंट तो भूल ही जाओ। पर हेरंग कोई लाचार और चलो छोड़ो काइंड ऑफ एटीट्यूड वाली नहीं है। वो इसका भी बदला लेती है उन नॉवेल लेडीज से, और बीच रात में उन्हीं के घर के बाहर जानबूझकर हस्बैंड्स की प्रेजेंस में एरोटिक नॉवेल्स की कॉपी डिलीवर करती है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिलते हैं सिंपल और इनोसेंट प्रिंस लीरिम से, जो किन्हीं रीजंस की वजह से अपने फादर द्वारा 2 साल से पैलेस की 4 दीवारों के बीच कैद है। पर इन 4 दीवारों के बीच कैद रह के भी उसने अपना अच्छा खासा टाइम पास खोज लिया था, जो था रोमांटिक नॉवेल्स लिखना। और इसकी इंस्पिरेशन वो आए दिन पैलेस में पकड़े जाने वाले फॉरबिडन लव कपल्स के थ्रू कलेक्ट करता था, और उन्हीं लव स्टोरीज में थोड़ा स्पाइस और इमोशनल एलिमेंट्स और सिनेरियोस ऐड करके वो धमाकेदार, दिल छूने वाले नॉवेल्स तैयार करता था, जिसमें सबसे फेमस है मूनलाइट लव अफेयर। और मे हवा इसी की सीक्रेट आइडेंटिटी है, जो वो नॉवेल्स के ऑथर के तौर पर यूज करता है। इधर मॉर्निंग होते ही हेरंग को सभी नॉवेल लेडीज की तरह शादी के बाद कैसे बिहेव करना चाहिए इसकी क्लासेस अटेंड करने जाना होता है। वो पूरी क्लास के दौरान क्लास में सिखाई जाने वाली बातों को फुल टू इग्नोर कर रही थी, जिसके लिए उसे अच्छी डांट मिलती है। और जब उसे रैंडम क्वेश्चन किया जाता है तो हेरंग क्वेश्चन का जवाब लॉजिक और साइंटिफिक थ्योरी के साथ देती है, तो उसको और भी ज्यादा डांट सुनने को मिलती है। हेरंग, तुम भूल रही हो, औरतों का सबसे बड़ा गुण है कि वो अपना टैलेंट छुपाना जानती हूँ और अपनी नॉलेज को जुबान पर आने से पहले ही रोक लेती हूँ। सो इस राह में औरतों को हक नहीं है कि वो आदमियों से आगे बढ़े और अपने टैलेंट्स को प्रेजेंट करे। औरतों को ना कुछ बुरा करने की परमिशन है और ना ही कुछ महान। उन्हें बस कुछ ना करते हुए आदमियों की सेवा में अपनी जिंदगी बिता देना है, यही औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है। पर हेरंग अपनी लाइफ इस समय की छोटी सोच की जंजीरों में कैद करके बिताना नहीं चाहती है। हेरंग 26 साल की हो चुकी है और उसकी एज काफी ज्यादा है एक नॉर्मल शादी की एज से, और इसलिए उसका बड़ा भाई उसके इकलौते पेरेंट्स के तौर पर जल्दी उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहता है, क्योंकि उस राह में ऐसा सिस्टम था कि सारी अनमैरिड नॉवेल लेडीज की लिस्ट पैलेस कोर्ट में जाती है और फिर रैंडमली नॉवेल लेडीज को किसी भी रैंडम नॉवेल मैन के साथ शादी का ऑर्डर दे दिया जाता है, जो उसका भाई नहीं चाहता है। वो अपनी बहन के लिए ऐसा पार्टनर चाहता है जो उसे फ्रीडम भी दे, उसकी रिस्पेक्ट भी करे और उसे बहुत सारा प्यार दे। उसके भाई जेकोंग को अचानक किंग के ऑर्डर पर एक अर्जेंट मीटिंग में बुलाया जाता है। एक्चुअली जेकोंग पैलेस का एक रैंक ऑफिशियल है, सो यहाँ इस मीटिंग में सबको एक पर्टिकुलर बुक जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ होडम, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया जाता है। जेकोंग के एक्सप्रेशन बुक के बारे में सुनते ही ऐसे लग रहे थे जैसे वो इस बुक के बारे में अच्छे से जानता हो, पर वो किंग से यही कहता है कि उसे इस बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट डे हेरंग अपनी खराब हो चुकी अलार्म क्लॉक को फिक्स करवाती है, जिसे इवेंचुअली एक छोटा सा बच्चा उसे छीन के भाग जाता है। वो उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और उसके बिहेवियर से हेरंग सेंस कर लेती है कि वो अपनी मर्जी से चोरी नहीं कर रहा है, जरूर कोई फोर्स कर रहा है उसे। एंड जब वो उसका पीछा करती है तो ये बात एकदम सही निकलती है। वो बच्चा एक नॉबल फैमिली का गुलाम था और वो उस बच्चे को चोरी करके पैसा अर्न करने के लिए फोर्स करते थे। आज खाली हाथ आने के लिए वो लोग उसे टॉर्चर करते हैं। हेरंग को ये देखा नहीं जाता और वो उसे बचाने बीच में तो आ जाती है, बट उसकी कोशिश काम नहीं आती है और उसे उस बच्चे को वहीं छोड़ के वापस आना पड़ता है। प्रिंस लीरिम ने आज नॉवेल का नया एडिशन लिखा था और इसके रिव्यू के लिए कि ये स्टोरी कैसी है, उसके पास सिर्फ ये सीनियर यूनक सांबो और उसकी पर्सनल मेट्स थी, जो स्टोरी को बस देखते ही गंगा जमुना बहाने लगते हैं और कहते हैं आपकी ये स्टोरी तो कठोर से कठोर इंसान को रुला दे। मास्टरपीस है ये स्टोरी आपकी।
हमारा तो दिल टूटा जा रहा है। इसकी तारीफ शब्दों में बयां करना नामुमकिन सा है योर हाइनेस। लीरिम को लगता है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि हर बार स्टोरी पढ़ के वो सेम रिएक्शन ही देते हैं और रोने लगते हैं। साम्बो उसे बताता है कि उनके ऑनेस्ट ओपिनियन है, इवन जो पर्सन उसकी नॉवेल्स की कॉपी लिखता है वो तक इतना रोते हुए नॉवेल्स की कॉपी लिखता है कि कुछ दिनों तक उसकी आंखें सूजी रहती है। इतनी इमोशनल स्टोरीज है आपकी। लेकिन लीरिम सिर्फ इनके ओपिनियन से सेटिस्फाइड नहीं था, वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्या सच में लोगों को उसकी नॉवेल इतनी पसंद आती है। अब वो निकल पड़ता है साम्बो के साथ छुप के पैलेस से बाहर लोगों के रियल रिएक्शन देखने। और जब वो पैलेस से जा रहा होता है तभी उसका भाई ली जिन जो क्राउन प्रिंस है वो वहाँ से गुजर रहा होता है। लीरिम और साम्बो उसकी नजर में ना आने की पूरी कोशिश करते हैं, बट ली जिन समझ जाता है कि लीरिम पैलेस से बाहर जाने का ट्राई कर रहा है। और अच्छी बात ये थी कि वो लीरिम को पैलेस से कुछ देर के लिए जाने की परमिशन दे देता है, जबकि उनके फादर दी किंग ने स्ट्रिक्टली मना किया है लीरिम के पैलेस से बाहर जाने से। सो फाइनली आज 2 साल बाद लीरिम पैलेस से बाहर की दुनिया में आया था। आज लीरिम की न्यू नॉवल एडिशन को लॉन्च किया गया था और लीरिम बुक स्टोर के आसपास मजे से टहलते हुए औरतों के उसकी नॉवल पर पॉजिटिव रिएक्शन को देख के झूम रहा था। उसकी स्माइल तो उससे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वो इतना खुश था कि उसकी नॉवल इतनी पसंद आ रही है सबको। इधर हेरांग, जिसे स्टोरी टेलिंग का कोई काम नहीं मिल रहा था, वो फेमस बुक स्टोरी के ओनर जो स्टोरी टेलर भी है उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कोई तो स्टोरी टेलिंग का काम दिला दे। वो स्टोरी टेलर उसे लीरिम उफ में हवा की न्यू लॉन्च नॉवल की कॉपी थमा देता है कि वो पहले ऐसी नॉवेल्स को पढ़ना सीख ले क्योंकि लोगों को यही पसंद आती है। लीरिम इसी बुक स्टोर के अंदर इधर उधर घूम रहा था, तभी उसकी नजर उसकी नॉवल पढ़ती हुई हेरांग पर टिक जाती है, जिससे वो काइंड ऑफ अट्रैक्ट हो गया था। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो अट्रैक्शन हवा हो जाता है जब वो हेरांग को उसकी नॉवल पढ़ते समय यौन करते हुए देखता है। हेरांग कह रही होती है, क्या बोरिंग बुक थी। लीरिम उसके पास जाके रीजन पूछता है कि उसे मेहवा की ये नॉवल क्यों नहीं अच्छी लगी। हेरांग क्रॉस क्वेश्चन करती है कि मुझे इसे पसंद करना जरूरी है क्या। लीरिम रिस्पॉन्ड करता है, मुझे जानना है कारण। डायलॉग्स इतने ब्यूटीफुल है, इतने सारे ट्विस्ट है प्लॉट में और कैरेक्टर्स कितने अच्छे हैं, तो तुम्हें फिर कैसे पसंद नहीं आ सकती ऐसी नॉवल जिसे इतनी मेहनत के साथ राइटर ने लिखी है। कमी क्या है इसमें। हेरांग जवाब देती है कि कमी तो मुझे आपके बोलने की तमीज में लग रही है। देखने से तो स्कॉलर लग रहे हैं पर बात करने में एकदम बदतमीज लग रहे हैं। एक अजनबी नॉवल लेडी से जिससे पहली बार मिल रहे हैं उससे ऐसे कैजुअल में बात करते आपको गलत नहीं लगता। लीरिम रिप्लाई करता है, मेरी आदत नहीं है दूसरों के लिए सम्मान वाले वर्ड्स यूज करने की। ऑफ कोर्स क्योंकि वो प्रिंस है, लोग उसको रिस्पेक्ट शो करते हैं, तो उसे अदर्स के लिए ऐसे रिस्पेक्टफुल होने की आदत कैसे हो सकती है। पर फिर भी लीरिम ट्राई करता है, मिस आपको मेहवा की नॉवल क्यों पसंद नहीं है। अब हेरांग उसे सही जवाब देने के मूड में आती है कि जैसे आपने अब मुझसे अच्छे मैनर्स के साथ पूछा है कि मुझे क्यों मेहवा की नॉवल पसंद नहीं है। वैसे रीजंस तो बहुत सारे हैं, एक चुनना मुश्किल है। कुछ भी तो अच्छा नहीं है इस नॉवल में। लीरिम टेंशन में आ जाता है हेरांग के रिमार्क से, लेकिन जब एकदम से हेरांग कहती है कि मुझे इस नॉवल ने वैसे 3 बार रुलाया भी है, लीरिम को थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो एटलीस्ट नॉवल इतनी इमोशनल तो है कि इस लेडी को 3 बार रोने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब हेरांग बताना शुरू करती है कि वो 3 बार रोने के रीजंस क्या थे, लीरिम गुस्से से भर जाता है। पहले तो रोना इसलिए आया कि इतनी सड़ी स्टोरी के लिए इतने प्रेशियस पेपर को यूज करके वेस्ट कर दिया गया। दूसरी बार मुझे बहुत बुरा लगा कि इस घटिया सी नॉवल को लिखने के लिए हमारे कोरियन अल्फाबेट को यूज किया गया। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात कि इस नॉवल की भ्रमित करने वाली स्टोरी और सोच लोगों के दिमाग में महामारी की तरह फैल रही है। बिलीव नहीं होता कि कोई राइटर ऐसी कहानियां लिख सकता है बस चंद कुछ रुपए कमाने के लिए। अपनी बात कह के और लीरिम को गुस्से से भर के वो तो चली जाती है। मीनवाइल साम्बो लीरिम के स्टोरी के बदले पैसे कलेक्ट करने आया होता है, जहाँ वो बुक स्टोर का ओनर उससे डिमांड करता है कि उससे एक बार मेहवा को सामने लाना चाहिए, वो बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, जिसके लिए साम्बो मना कर देता है। और यहाँ उसके पीछे वही लोग लग जाते हैं जो उस छोटे से बच्चे को गुलाम बना के रखे हुए थे। वो साम्बो को धमकाते हैं कि उसे मेहवा से उन्हें मिलाना ही होगा। अदर साइड लीरिम हेरांग का पीछा करते हुए उसे फिर कन्फ्रंट करता है और हेरांग के टेस्ट को लेके उसका मजाक बनाता है कि सच कहा गया है, एक सुअर दुनिया को सिर्फ एक सुअर की नजर से ही देख सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हें ये ब्यूटीफुल सी नॉवल पसंद नहीं आई। हेरांग भी लॉजिक के साथ इसका रिप्लाई करती है,
पर ली रिम उसके रिप्लाई पर हंसते हुए कहता है, एक चिड़िया कभी हंस के नजरिए को नहीं समझ सकती, तो तुमसे उम्मीद करना। हेरांग झट से इसका जवाब देती है, वैसे ही जैसे एक हंस फिनिक्स बर्ड के नजरिए को नहीं समझ सकता। इनकी आर्ग्यूमेंट चलती जा रही थी कि उसी वक्त सांबो भागता हुआ आता है और ली रिम को भी भगा ले जाता है। ली रिम भी भागता जा रहा था बिना जाने कि वो किस वजह से भाग रहा है। ली रिम 2 साल बाद पैलेस के बाहर जाने के बदले एक पैर की चोट और हेरांग की बातों की वजह से मिले गुस्से को अर्न करके लाया था। मतलब उन औरतों के रिएक्शन जिन्होंने उसकी नॉवल को इतना पसंद किया, उसकी खुशी उसके फेस पर बिल्कुल नहीं थी, बल्कि हेरांग ने जो उसकी नॉवल को यूजलेस कहा, उसका असर पूरा हुआ था उस पे। ली रिम अब चैन से बैठने वाला नहीं था। उसे तो फिर उस लेडी से मिलके उससे फिर से आर्ग्यूमेंट करके अपनी स्टोरी को दी बेस्ट साबित करना है। नेक्स्ट सीन में हम पैलेस के उस एरिया में पहुंचते हैं जहां ऑफिस है हिस्टोरियंस का। हिस्टोरियंस वो होते हैं जो किंग की लाइफ, उनके आदेशों, डिसीज एंड डिस्कशन का रिकॉर्ड रखते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। यही है वो लोग जिनके रिकॉर्ड से हिस्ट्री सब्जेक्ट का जन्म हुआ था। सो यहाँ मिलते हैं ऑफिसर मिन से, जो सीधे किंग के पैलेस में पहुंच जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि 2 हिस्टोरियन ऑफिसर्स को अपने ओपिनियन रखने की वजह से जानबूझकर पैलेस से बाहर निकाल दिया उसने, जो किंग के साथ अकेले में बात करना चाहता था। और ये लॉ के हिसाब से अलाउड नहीं है। जब भी किंग किसी मैटर पर बात कर रहे हो तो एक ना एक हिस्टोरियंस वहाँ मौजूद होना चाहिए जो उनकी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर सके। सो एक्चुअली में किंग के एडवाइजर थे जो किंग के साथ सीक्रेट मीटिंग करना चाहते हैं। वो किंग से राज और उनके लोगों के लिए बुरा प्रभाव डालने वाली बुक्स के लिए एक अलग से ऑफिस बनाने का आदेश पास करने को कह रहे थे, जहां ऐसे बुक्स को फिल्टर करके राज्य से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। और वो कुछ बुक्स किंग को दिखाते भी हैं जिन्हें बैन करना जरूरी है। बाहर ऑफिसर मिन अंदर आने की परमिशन मांगता है। अंदर आने की परमिशन तो नहीं, लेकिन वो एडवाइजर खुद बाहर जरूर आ जाता है एंड हमें पता चलता है कि एडवाइजर ऑफिसर मिन के पिताजी हैं। पर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। इधर उसी बुक स्टोर ओनर की कुटाई चल रही थी उन्हीं जुल्मी नॉवेल्स के द्वारा। वो उसे वो प्रॉमिस याद दिला रहे थे जो उसने उनसे किया था कि वो महवा को उनसे मिलाएंगे। वो थ्रेटन करते हैं कि अगर उसने महवा को उनसे नहीं मिलाया तो वो उसके हाथ और पैर काट देंगे। वो बुक स्टोर ओनर प्लीड करता है कि दया दिखाइए, मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं। जुल्मी नॉवेल मैन कहता है, सो तुम्हारा मतलब है कि मुझे तुम्हारे साथ पत्नी और बच्चे के भी हाथ पैर काटने होंगे। बुक स्टोर ओनर क्लियर करता है कि ऐसा उसका मतलब बिल्कुल नहीं है। एक आइडिया इस बुक स्टोर ओनर के दिमाग में स्ट्राइक करता है कि मेहवा का फेस किसी ने नहीं देखा है, कोई नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है। और दूसरे ही पल हेरांग को उसे जुल्मी नॉवेल मैन के सामने पेश किया जाता है और वो उसे ऑर्डर करते हैं कि एक दिन के लिए वो मेहवापन की स्टोरी टेलिंग करे, बुक्स में अपना ऑटोग्राफ दे, जिसके बदले में उसे अच्छा खासा इनाम भी मिलेगा। हेरांग इस ऑफर को ठुकरा देती है क्योंकि लोगों के साथ स्कैम करना उसे मंजूर नहीं है और मेहवा की घटिया नॉवेल्स पढ़ना तो बिल्कुल नहीं। ये जुल्मी नॉवेल मैन अब दूसरा तरीका निकालते हैं और वो उस छोटे बच्चे का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसे फ्री करने का ऑफर दे देते हैं। और ये ऑफर हेरांग का सॉफ्ट इमोशनल हार्ट मान के फेक मेहवा बनने के लिए तैयार हो जाता है। मीनवाइल ऑफिस ऑफ बैंड बुक्स किंग की तरफ से अप्रूव हो गया था बिना क्राउन प्रिंस से इस पर ओपिनियन लिए, जिससे क्राउन प्रिंस बिल्कुल भी खुश नहीं था। सो अब ऑफिस ऑफ बैंड बुक स्टैब्लिश होते ही नॉवेल द स्टोरी ऑफ होडाम के साथ रोमांस और फिक्शन नॉवेल्स भी बैन कर दी गई थी। मतलब प्रिंस लीरिम की मूनलाइट लव अफेयर भी बैन हो चुकी थी। इधर एज प्रॉमिस ये बच्चा अब आजाद हो चुका था और हेरांग भी अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए आज रात के स्टोरी टेलिंग इवेंट में मेहवा बन की मूनलाइट लव अफेयर नॉवेल को पढ़ती है। वो बीच बीच में मेहवा के फैंस के लिए ऑटोग्राफ भी साइन कर रही थी। अचानक से वो सरप्राइज हो जाती है जब एक फैन उससे सवाल करने लगता है कि उसे स्टोरी में लव कन्फेशन के टाइम में चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे कन्फेस करने का आइडिया कैसे आया। इसका जवाब हेरांग हिचकिचाते हुए दे रही थी और जल्दी से उसकी बुक जिस पे साइन करना था उसे वापस करने लगती है, पर वो फैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे देखने का ट्राई करने लगता है। हेरांग को एक शॉक लगता है उस फैन का रियल फेस देख के कि ये तो वही बुक स्टोर वाला इरिटेटिंग पर्सन है। और प्रिंस लीरिम को डबल शॉक लगता है कि ये औरत तो वही बुक स्टोर वाली पागल औरत है जो आज उसकी नॉवल को अपनी नॉवल बता के तारीफें और पैसे लूट रही है।